हेलो स्टूडेंट्स, so today we are going to talk about properties of determinants. लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट को कैसे फाइंड आउट करना है, 2x2 मैट्रिक्स का कैसे होगा डिटर्मिनेंट, 3x3 का कैसे पता करेंगे, वो सब हमने देखा। तो अभी हम डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे। आपको याद होगा कि हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी 1 इज़, टोटल देर आर 7 प्रॉपर्टीज़ जो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी 1 इज़ determinant, value of determinant remains unchanged, value of determinant remains unchanged if rows and columns are interchanged. If rows and columns are interchanged, अगर आप रोज़ और कॉलम्स को आपस में क्या कर दोगे, इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। और रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करने को हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था मैट्रिक्स में ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज में क्या था कि अगर हम रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें तो दैट बिकम्स द ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज करने पे डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। लेट अस सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 3x3 विच इज़ a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। अगर इसकी वैल्यू d है तो डिटर्मिनेंट ऑफ d क्या आएगा, दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू a11, a12, a13। पहली रो को मैंने क्या बना दिया, पहला कॉलम। सेकंड रो को मैंने बना दिया सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो को मैंने बना दिया थर्ड कॉलम, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ दैट डिटर्मिनेंट, या जिस मैट्रिक्स के साथ ही एसोसिएटेड है उसका ट्रांसपोज। ओके, तो ट्रांसपोज करने पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। क्या किया हमने यहाँ पे, रो 1 को इंटरचेंज कर दिया कॉलम 1 से, रो 2 को इंटरचेंज कर दिया कॉलम 2 से, एंड रो 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया कॉलम 3 से। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ डी। तो ट्रांसपोज करने पे कोई भी चेंज नहीं आता इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, नेक्स्ट थिंग हमने एक पढ़ा था, इसी में प्रॉपर्टी 1 में पढ़ रहे हैं, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। हमने पढ़ा था देयर इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बताया था कि इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, अगर ए ट्रांसपोज क्या हो जाए, माइनस ए के बराबर हो जाए, तब हम उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमिलरली दिस कुड हैपन ओवर हियर ऑल्सो, अगर डी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस डी, अगर डी ट्रांसपोज क्या हो जाए, माइनस डी हो जाए, देन ऑल्सो द मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू, मैट्रिक्स विल बी, then the matrix will be called as skew symmetric matrix, and the similar corresponding determinant will be called skew symmetric determinant. Okay, now we know, हमें पता है कि d डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू d, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज क्या होता है, d होता है। ओके, एंड इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डी टी विल बी इक्वल्स टू माइनस डी। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके देखें फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या पता चलेगा हमें कि डी इज इक्वल्स टू माइनस डी, डी इज इक्वल्स टू माइनस डी, दिस इम्प्लाइज 2d इज इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल्स टू 0। तो ऑब्जर्वेशन क्या पता चली हमें यहाँ से कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक matrix is always 0, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। ये आपने हमेशा नोट कर लेना है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओके, तो हमने देख लिया कैसे है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या होगा, ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस डी के बराबर, और हमें पता है कि डी टी इज इक्वल्स टू डी। अगर हम इन जनरल देखें तो डी टी इज इक्वल्स टू डी ऑलवेज, तो इन दोनों से हमें पता चला कि डी इज इक्वल्स टू माइनस डी, दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल्स टू 0।
आप वैसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। तो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ट्रांसपोज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट लेट अस गो टू सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी सो इज if any two rows or columns if any two rows or columns are interchanged मतलब कि अगर आप रो 1 को रो 2 बना देते हो, कॉलम 1 को कॉलम 2 बना देते हो, रो 1 को रो 3 बना देते हो, इस तरह से अगर आप रोज़ को आपस में इंटरचेंज करते हो या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हो, देन determinant is changed in sign मतलब अगर वो पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव बन जाएगा, अगर नेगेटिव था तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। लेट अस सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है उसी तरह का 3x3 a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। लेट अस सपोज मैंने एक ऑपरेशन किया इस पे कि r1 को चेंज करके मैंने r2 बना दिया और r2 को क्या बना दिया, r1 बना दिया। तो d डैश नाउ विल बी इक्वल्स टू, d डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, r1 की जगह पे r2 आएगा तो a21 a22 a23 a11 a12 a13 a31 a32 एंड a33। तो नाउ जब मैंने R1 को R2 बनाया और R2 को R1 बनाया, और अगर मैं ऐसा ही कोई ऑपरेशन कॉलम्स पे करता तो सिंपली D विल बी इक्वल्स टू माइनस डी डैश और D डैश विल बी इक्वल्स टू माइनस D। रोज़ को आपस में इंटरचेंज करने पे या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने पे क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव बन जाएगा। और ये अपने माइंड में रखना है, यहाँ पे माइंड में रखने वाली चीज़ क्या है कि एक बार इंटरचेंज करने पे साइन नेगेटिव होता है, लेकिन अगर मैं दोबारा इनको R2 को R1 बना दूंगा, R1 को R2 बना दूंगा, तब फिर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओके, उसी तरह से अगर मैं कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं कॉलम 2 को अगले स्टेप में कॉलम 2 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज करता हूँ तब दोबारा वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। एक ऑपरेशन के लिए साइन नेगेटिव होएगा तो दूसरे ऑपरेशन के लिए साइन, इसी ऑपरेशन के लिए साइन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 3 says, property 3 of determinant says if a determinant has any two rows or columns identical, if a determinant has any two रोज़ और कॉलम्स आइडेंटिकल, मतलब कि अगर आपस में दो रोज़ या दो कॉलम्स आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, मीन्स दे आर सेम, आइडेंटिकल, तब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके ऐसा केस कुछ बन रहा है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ऑलवेज 0। अगर कोई दो रोज़ या कोई दो कॉलम्स आपस में क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपको एग्जांपल से पता चल जाएगा। लेट अस सपोज डी हमारे पास है तो A1 A2 A3 A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है जैसे कि यहाँ पे रो 1 इज इक्वल्स टू रो 2, रो 1 और रो 2 दोनों आपस में बिल्कुल सेम है, जो रो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो रो 2 का भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो इस केस में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0 इन दिस केस। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि ट्रांसपोज करने पे डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड इज़ अगर आप रोज़ को आपस में इंटरचेंज करोगे और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करोगे तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। प्रॉपर्टी 3 सेज अगर दो रोज़ या कोई दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये सब हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेके
ये सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करवा के देखो, 100% इट विल फॉलो ऑल दीज प्रॉपर्टीज, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो प्रॉपर्टी 4 सेज if all the element of any row or column, if all the elements of any row or any column is multiplied by number, is multiplied by same number, is multiplied by same number, then determinant is multiplied by that number. If all the elements of a row or column is multiplied by same number, then the determinant is also multiplied by same number. कहने का मतलब क्या है, हमने मैट्रिक्स में देखा था कि अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, लेट अस सपोज ए मैट्रिक्स मेरे पास कुछ ऐसा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर मैं k टाइम्स ए करूँगा तो k क्या होगा, k हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने मैट्रिक्स में देखा था कि अगर आप ये मैट्रिक्स के केस में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स को, तो वो k क्या होगा, वो हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट के साथ उसे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट के केस में क्या होगा, लेट अस सपोज हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, तो लेट अस सपोज फर्स्ट रो क्या है, k से मल्टीप्लाइड है, फर्स्ट रो जस्ट फर्स्ट रो k से मल्टीप्लाइड है। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू k टाइम्स A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। मतलब अगर किसी कांस्टेंट को आपने किसी पर्टिकुलर रो से मल्टीप्लाई किया है तो वो पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, लेट अस सपोज क्या होता कि यहाँ पे P P और P, सेकेंड रो किससे मल्टीप्लाइड होती, P से, तो पूरा डिटर्मिनेंट K के साथ साथ किससे मल्टीप्लाई हो जाता, P से। लेट अस सपोज यहाँ पे आप थर्ड रो को किससे मल्टीप्लाई करते, Q से, तो पूरे का पूरा डिटर्मिनेंट P K और Q से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, अगर मैंने k टाइम्स d किया तो k टाइम्स d का मतलब ये नहीं है कि k सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। k टाइम्स d का मतलब होगा कि ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उस k को किस पर्टिकुलर रो या किस पर्टिकुलर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो। ठीक है, मतलब मैं के फर्स्ट रो से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मैं सेकंड रो से भी कर सकता हूँ, थर्ड रो से भी कर सकता हूँ, फर्स्ट कॉलम से भी कर सकता हूँ, सेकंड रो से भी कर सकता हूँ, और फर्स्ट सेकंड कॉलम से भी कर सकता हूँ, और थर्ड कॉलम से भी कर सकता हूँ। मीन्स आई कैन राइट के डी एज A1 B1 C1, सेकेंड कॉलम अगर मैंने सेलेक्ट किया है तो k टाइम्स A2 k टाइम्स B2 k टाइम्स C2 A3 B3 एंड C3। ठीक है, तो आपने देख लिया कि अगर मैं इसे k यहाँ से कॉमन लूँगा तो k यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रिवर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर रो को तो पूरा डिटर्मिनेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आपने डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया है किसी कांस्टेंट से तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर रो या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो दिस इज प्रॉपर्टी 4। तो इन चार प्रॉपर्टीज़ के बेस पे छोटा सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट देयर बी अ डिटर्मिनेंट 101 202 303 3 4 5 4 8 12। लेट देयर बी दिस डिटर्मिनेंट। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करनी है, आपने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करनी है। ओके, तो सिंपल वे इज़ कि आप उसे डिटर्मिनेंट की तरह फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर दीजिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको थोड़ा शॉर्टकट देखना है उस केस में।
तो हम इन 4 प्रॉपर्टीज़ का जो हमने अभी तक पढ़ी है उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ देखते हैं कि व्हाट विल बी इट्स यूज़ ओवर हियर। ओके, तो अगर हम देखें फर्स्ट रो क्या है 101 इंटू 1, सेकेंड क्या है 101 इंटू 2, 202 क्या है 101 इंटू 2 एंड थर्ड इज 101 इंटू 3। क्या मैं लिख सकता हूँ ये 101 को मैंने लिख दिया 101 इंटू 1, 101 इंटू 2 एंड 101 इंटू 3। हियर इट इज़ 3 4 5 4 8, या 4 को भी हम क्या लिख दें 4 इंटू 1, 8 को लिख दें हम 4 इंटू 2 एंड 12 को लिख दें 4 इंटू 3। ओके, अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट यहाँ पे है k, यहाँ पे है तो k क्या होगा पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो हेयर इट विल बी 101, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 3। ओके, सेकेंड को हमने कोई चेंज नहीं किया तो दैट विल बी 3 4 5। यहाँ पे भी क्या है कांस्टेंट है 4 4 4, तो दैट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड विद 101, तो दैट हेयर इट ऑल्सो बी 1 2 3, यही बचेगा। यही हमने लास्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा P4 में कि अगर किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करो तो वो कांस्टेंट बाहर आके पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यही चीज़ हमने देखी, यहाँ से 101 कॉमन आया तो वो पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से 4 आपको दिख रहा है पूरी रो के साथ, तो दैट विल ऑल्सो बी मल्टीप्लाइड। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि फर्स्ट रो और थर्ड रो ये तो पूरी की पूरी आपस में क्या आइडेंटिकल हैं, तो सिंपली द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 में पढ़ा है कि इफ द डिटर्मिनेंट हैज एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस तरह से आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके एक बहुत बड़े डिटर्मिनेंट को बहुत छोटी फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हो बिना आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट किए। ओके, नेक्स्ट property 5. Okay, now we'll moving to property number 5. Property 5 says if each element of any row or column, if each element of any row or column could be expressed as sum of two terms, then determinant could be expressed as sum of two determinants. If each element of any row or column could be expressed as sum of two terms, then a determinant could that particular determinant could also be expressed as sum of two determinants. कैसे? Let us suppose हमारे पास एक determinant है a1 plus x, b1 plus y, c1 plus z। उसकी फर्स्ट रो क्या है a1 प्लस एक्स, सेकेंड फर्स्ट रो है a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस z, एंड नेक्स्ट इट इज a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब इसकी पर्टिकुलर रो यानी कि फर्स्ट रो हर एक एलिमेंट क्या है, दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, तो दिस मीन्स दिस डिटर्मिनेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। कौन कौन से? a1 a2 a3 a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, and here it will be x y z a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके, तो मतलब एक पर्टिकुलर रो अगर कितनी पूरी की पूरी रो को आप दो एलिमेंट्स का अगर दो टर्म्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हो, तो मतलब आप पूरे डिटर्मिनेंट को भी ऐसे लिख सकते हो, आप पूरे डिटर्मिनेंट को भी सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ओके, प्रॉपर्टी 6 इज the value of determinant is same by adding to the element of the row or column
the same multiple of the corresponding the sum multiple of the corresponding element of any other rows or columns। ये हमने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में भी देखा था कि आप किसी पर्टिकुलर रो को क्या कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर रो को किन्हीं दो पर रोज़ के सम की तरह कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, वैसा ही हम डिटर्मिनेंट के केस में भी कर सकते हैं। ओके, तो हम प्रॉपर्टी को एक बार टर्म वाइज लिखेंगे। क्या इसमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged by adding to the elements of any row or column the same multiples of corresponding rows or columns। Value of determinant remains unchanged by adding to the elements of any row or column same multiples of the corresponding rows or columns। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है जो किसके बराबर है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, लेट अस सपोज हमारे पास कुछ ऐसा एक डिटर्मिनेंट है एंड देयर इज अनदर डिटर्मिनेंट d डैश जो कुछ किस फॉर्म में है कि a1 प्लस लैम्डा a2 प्लस म्यू a3। फर्स्ट एलिमेंट को मैंने क्या बना दिया, मैंने r1 को बना दिया अभी r1 इज इक्वल्स टू r1 प्लस लैम्डा r2 प्लस म्यू टाइम्स r3। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी a1 प्लस लैम्डा a2 प्लस म्यू a3। सेकेंड विल बी b1 प्लस लैम्डा b2 प्लस म्यू b3। सेकेंड वन विल बी थर्ड वन विल बी c1 प्लस लैम्डा c2 प्लस म्यू c3। a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। ओके, तो ऐसा करने पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, दैट कुड बी रिटन लाइक दिस ओनली। ओके, तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 6 कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रो को बाकी दो रोज को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके लिखते हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। अगर आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, अगर डी डैश को मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये तीन एलिमेंट्स का सम है फर्स्ट रो, मतलब दिस कुड बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर हमने 5 देखी है कि डिटर्मिनेंट कुड बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर ये पूरी की पूरी रो 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है तो इट कुड बी रिटन एज सम ऑफ 3 डिटर्मिनेंट्स। तो पहला डिटर्मिनेंट क्या आएगा, हम यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। पहला डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अगर आप यहाँ से देखोगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3 plus second one will be a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और यहाँ पे क्या आएगा लैम्डा 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 प्लस थर्ड वन विल बी a3 b3 c3 और यहाँ पे क्या आएगा तीनों के साथ म्यू म्यू और म्यू a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। इसमें क्या हो रहा है, लैम्डा कॉमन आएगा तो a2 b2 c2 a2 b2 c2 दो रोज आइडेंटिकल होगी तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। सिमिलरली म्यू कॉमन आएगा a3 b3 c3 a3 b3 c3 the value of determinant will be 0, hence this will be the only determinant left and this is equals to the d over here। ओके, तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस में आप किसी रो को बाकी रोज के कॉम्बिनेशन में या किसी कॉलम को बाकी कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, दैट इज व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया। ओके, आगे चलते हैं।
नाउ इन सब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कैसे करना है उसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़, आप इन प्रॉपर्टीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, लेट अस सपोज देयर इज़ अ क्वेश्चन ओवर हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी या प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर is equals to x minus y minus z into z minus x. We'll have to prove this. ओके, बोर्ड लेवल पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कंपटीशन में भी ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो प्रूव दैट डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू दिस। एक तो सिंपल तरीका क्या है, इसे एक्सपैंड करो, जैसे आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हो आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको ये स्पेशली लिखा आएगा कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके सॉल्व करना है, अदरवाइज़ ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। तो मैं पहला ऑपरेशन इस पर परफॉर्म करता हूँ, और राइट आर वन एज आर वन माइनस आर टू। आई विल राइट आर वन एज आर वन माइनस आर टू। रो वन को मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ कि आर वन माइनस आर टू बन जाए। तो दिस इम्प्लाइज, अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर आप रोज पे कुछ ऐसे ऑपरेशन करते हो तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, तो मीन्स दिस डिटर्मिनेंट कुड ऑल्सो बी रिटन एज 0 x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 z एंड z स्क्वायर। ओके, तो एक यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल रही है, जीरो में एक x माइनस वाई दिख रहा है आपको, हाँ, बिकॉज जीरो कोड भी रिटर्न है 0 इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पे एक x माइनस वाई है, क्या यहाँ से आपको कोई x माइनस वाई दिख रहा है? यस, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो x माइनस वाई मुझे यहाँ से भी एक दिख रहा है, तो मतलब फर्स्ट रो से एक x माइनस वाई कॉमन आएगा, तो दैट x माइनस वाई विल बी मल्टीप्लाइड विद कंप्लीट डिटर्मिनेंट। हमने अभी पढ़ा कि अगर आप कुछ कॉमन लेते हो किसी पर्टिकुलर रो से, तो दैट विल बी पर्टिकुलर मल्टीप्लाइड विद कंप्लीट डिटर्मिनेंट 1 वाई स्क्वायर 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। ओके, तो आपको दिख रहा है कि हम एक्स वाई की माइनस वाई की फॉर्म में जा रहे हैं, अभी हमें वाई माइनस जेड चाहिए। तो ये सेम ऑपरेशन मैं किस पे करता हूँ अभी, R2 और R3 पे। तो आई राइट R2 एज R2 माइनस R3। अगर मैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या थी अभी हमारे पास, x माइनस वाई। R2 माइनस R3 करोगे तो क्या आएगा, 0 1 x प्लस वाई। हेयर इट विल बी 0 y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 1 z एंड जेड स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको y माइनस जेड दिख रहा है, 0 इंटू वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड एंड वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और अंदर क्या बचेगा 0 1 x प्लस वाई 0 1 y प्लस जेड 1 z एंड जेड स्क्वायर। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अभी हम बहुत सारी जीरोस बन चुकी हैं, हम इस डिटर्मिनेंट को विद रिस्पेक्ट टू कॉलम 1 क्या कर देते हैं, एक्सपेंड। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इट विल बी पॉजिटिव। इन दोनों से जो भी मल्टीप्लाइड होगा कोफैक्टर्स है, वो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो आंसर विल बी x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्या आएगा 1 इंटू कॉलम रो को छुपाया, क्या बचा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो y और y क्या हुआ, कैंसिल। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो हैंज प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से आपने वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ताकि आपके पास ये आंसर मिल जाए आपको। ओके, तो दिस कुड बी डन इन मेनी वेज। ओके, आप सिंपली भी एक्सपेंड कर सकते हो। आप अगर आपको वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बोला गया कि आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो, देन आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। ओके, तो लेट अस सपोज देयर इज अनदर क्वेश्चन, हम एक एग्जांपल से चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 23 66 11 36 55 26 63 143 एंड 37। लेट अस सपोज दिस इज द डिटर्मिनेंट, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है।
ओके, तो वैल्यू ऑफ पता करने के लिए हम क्या देखते हैं, मैं इसे थोड़ा सा अगर ध्यान से देखता हूँ तो ये एज इट इज़ रहेगा। ये क्या रखा है मैंने, 6 इंटू 11, दिस इज़ 5 इंटू 11 एंड दिस इज़ 13 इंटू 11। 143 इज़ 13 इंटू 11 और ये क्या रहेगा 11, 26 एंड 37। तो 11 कॉमन आएगा, 11 कॉमन आएगा तो वो पूरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने अभी देखा कि 11 अगर कॉमन आएगा तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद कंप्लीट डिटर्मिनेंट, तो इट विल बी 23, 36, 63, 6, 5, 13, 11, 26 एंड 37। ओके, तो थोड़ा सा अगर हम इसे देखें, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम राइटिंग C1 एज C1 minus C3. I'll write column 1 as column 1 minus column 3. ओके, तो अभी आप सोचोगे कि ऐसा कैसे माइंड में आया, ये सिर्फ प्रैक्टिस का काम है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको प्रॉपर्टीज़ दिखनी शुरू हो जाएंगी कि आप ये प्रॉपर्टी कहाँ पे क्यों लगाओगे। आप करना क्या, आपने सिंपल सिंप्लीफाई करना है। ओके, सिंप्लीफाई करना है कि क्या बनेगा। तो 23 माइनस 11 विल बी 12, 36 minus 26 will be 10, 63 minus 37 will be 26, so here it will be 6, 5, 13, 11, 26 and 37। तो 11 बाहर है, 11 यहाँ पे भी रहेगा। ओके, तो दिस इज 6 इंटू 2, दिस इज 5 इंटू 2 एंड दिस इज 13 इंटू 2। 6, 5, 13, 11, 26, 37। तो यहाँ से भी आपको 2 कॉमन दिख रहा है, तो बाहर कितना बन गया 11 इंटू 2 22। तो अंदर क्या बचा 6, 5, 13, 6, 5, 13। तो आपको आंसर दिख गया होगा यहाँ पे। व्हाट विल बी इट्स आंसर, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, तो दैट इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज यूज करके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे एंड देन देयर विल बी सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो तब तक आप ये डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चंस हैं, जितने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है सब्जेक्टिव के लिए, आप वो प्रिपेयर कर लीजिए। कंपटीशन के लिए आपको असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है आप वो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।